नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में। आज हम इस कार्यक्रम में ऑटिज्म पर चर्चा करने वाले हैं। ऑटिज्म का नाम सुनते ही आपके जहन में आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर ज़रूर याद आती होगी। ऑटिज्म एक न्यूरो डिसऑर्डर प्रॉब्लम है जिसके कारण का भी ठीक से पता नहीं लगाया पाया गया है। लेकिन जब आपने फिल्म में भी देखा होगा तारे ज़मीं पर, लीड कैरेक्टर निभा रहा एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित था। उसके पेरेंट्स तक को उसकी प्रॉब्लम का नहीं पता लग पाया, लेकिन जब उसे ठीक तरीके से ट्रेनिंग दी गई तो वह कहीं बेहतर एक समान बच्चे के रूप में बेहतर होकर आप सभी के सामने प्रकट हुआ। आज ऑटिज्म पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि बहुत से लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता भी नहीं होता। यहाँ तक कि ऑटिस्टिक पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में ठीक तरह से नॉलेज नहीं होती, लोग अवेयर नहीं होते। आज के इस कार्यक्रम में हम ऑटिज्म पे ही बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है मदर एंड ऑटिज्म एक्टिविस्ट सलोनी गुप्ता। सलोनी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद स्नेहा जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है ऑटिज्म। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम सलोनी गुप्ता है। मेरे बच्चे का नाम स्पर्श है, जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, और उसी के नाम से मैं एक यूट्यूब चैनल रन करती हूँ समाज में ऑटिज्म के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो सलोनी गुप्ता के साथ आज हम लोग ऑटिज्म पर चर्चा करेंगे, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। सलोनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप हमें ऑटिज्म के बारे में बताएं कि ऑटिज्म आखिर है क्या? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो बच्चा है वो इसमें जो बच्चे में होता है वो सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। बच्चा जो होता है वो सोशली ऑकवर्ड चाइल्ड होगा। वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा। वो खेलेगा तो अपने ही धुन में रहेगा, अपने ही तरीके से खेलेगा, दूसरे बच्चे में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जैसे खेलेगा तो टॉय से खेलेगा तो टॉयज की लाइनिंग लगा के खेलेगा। और इसमें जो होता है बच्चे का जो दिमाग होता है, इसमें वायरिंग थोड़ा अलग होता है बाकी न्यूरोटिपिकल बच्चों के अपेक्षा। तो इसमें इनका व्यवहार भी थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब कि बच्चा अपने में खोया रहता है, इसलिए इसको हिंदी में स्वलीनता भी बोला जाता है कि बच्चा अपने में खोया हुआ है। वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं रहता है, आसपास क्या हो रहा है उसके से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने धुन में ही खोया रहता है। जी, तो ऑटिज्म के अगर सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो ऑटिस्टिक बच्चों में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? आपने बताया स्पर्श के बारे में, तो स्पर्श को शुरुआती दौर में क्या सिम्टम्स आपको दिखा जिससे आपको महसूस हुआ कि स्पर्श बाकी बच्चों से भिन्न है? सबसे पहले हम ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होता है उसको पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि यार ये छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। समाज में भी लोग बोलते हैं, दादा दादी वगैरह बोलते हैं कि बड़ा होगा तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अब बोल नहीं रहा है, सबसे पहले तो कंसर्न ये होता है पेरेंट्स को कि बोल नहीं रहा है मेरा बच्चा, और उनसे इससे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आई कांटेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो यही कहते हैं कि अरे बोल लेगा, उसने तो 4 साल में बोला था, इसके दादा ने तो 5 साल पे बोला था, बोल लेगा। इसलिए सभी पेरेंट्स को इसके सिम्पटम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिम्पटम्स नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक बोलना इश्यू नहीं रहता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले सिम्पटम्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले होता है कि बच्चे का आई कांटेक्ट। बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं देगा। आप उससे बातें करोगे तो आपकी ओर नहीं देखेगा, उसको कुछ चाहिए भी तो वो इशारे में बताएगा या जैसे भी बताएगा, गेस्चर्स देगा, लेकिन वो आई कांटेक्ट नहीं देगा। दूसरा ये है कि बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जैसे कि लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे जो हैं, 1.5 साल के ही बच्चे जब आप उनका नाम पुकारते हो तो आपकी ओर ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं। उनको पता है कि कोई नाम बोल रहा है उनको, तो उनको उसकी ओर देखना है, लेकिन ये बच्चे नेम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा अलार्मिंग और रेड फ्लैग होता है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। इसमें बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा।
और कुछ बच्चों की मैंने पहले भी बताया कि हैबिट्स होती है टॉयज से खेलने की। तो ये बच्चे मोस्टली टॉयज की या किसी भी पेंसिल्स की या कलर्स की लाइन लगाएंगे, इनको लाइन लगा के खेलना बहुत पसंद आता है। फिर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऊंची आवाज से प्रॉब्लम होता है उनको, जैसे कुकर की सीटी बजती है या मिक्सी की आवाज आती है, तो वो ऐसे करके कान अपना बंद कर लेंगे। तो उन बच्चों में ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है और इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, तो फिर आप प्लीज अलर्ट हो जाओ पेरेंट्स कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा बच्चा बहुत ही हाइपर होगा, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे हाइपर हो, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में ये देखे जाते हैं कि बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर उधर रन करना, जंपिंग करना उनको बहुत पसंद आता है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि माइलस्टोन्स डिले होते हैं, सभी बच्चों में नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि बच्चे का ये होता है कि 6 मंथ में वो सिटिंग करने लगते हैं, 7-8 मंथ में क्रॉलिंग करने लगते हैं, 1 सवा साल में चलने लगते हैं। पर इन बच्चों का क्या होता है कि माइलस्टोन्स अपने समय से सब चीज करते हैं, पर थोड़ा डिले होता है इनका। उसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं वो हैंड ऐसे ऐसे हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो वो ज्यादा हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं। बच्चा जब चलना स्टार्ट करेगा तो वो टो वॉकिंग करेगा, मतलब अपने पंजों पे उसको चलना पसंद होता है। तो पेरेंट्स को अरे वाह ये कितना अच्छा है, ये तो पंजों पे चल ले रहा है जो कि हम नहीं चल पाते हैं। पर ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। उसके अलावा बच्चे जब 5-6 महीने के होते हैं, 6-7 महीने के, तो वो बैबलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे पापा पा दा 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 मम्मा मा, कुछ साउंड्स निकालते हैं। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो कोई साउंड नहीं निकालते हैं, या साउंड्स निकालते भी हैं तो अनयूजुअल साउंड्स होते हैं। वो इस तरह से पापा दादा मम्मा काका नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलने भी लगते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। उसके अलावा इनकी जो स्पीच होती है वो डिले होती है, या तो होती ही नहीं है, बिल्कुल बच्चा नॉन वर्बल होगा, या स्पीच आएगी भी तो कुछ वर्ड्स में लिमिट हो जाएगी, जितना उसको चाहिए बस उतना ही बोलेगा, उसके अलावा वो बातें करना और जवाब देना उसको पसंद नहीं है। जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो हंस के चला जाएगा, वो उसका जवाब नहीं देगा, उसके पास है ही नहीं, उसके दिमाग में प्रोसेसिंग ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, और मुझे इसका आंसर, उसके पास आंसर ही नहीं होता है कि वो क्या आंसर दे। उसके अलावा जो बच्चा मैंने पहले भी बताया कि सोशली ऑकवर्ड चाइल्ड होगा, आपके घर में कोई आया है गया है इससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो बच्चों के बीच जाके नहीं खेलेगा, वो अपने में ही खोया रहेगा और अपना ही खेलता रहेगा, अपनी धुन में मगन रहेगा। उसके अलावा ये होता है कि ये बच्चे जो है वो आपकी बातें नहीं समझेंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, और आप उनकी बातें नहीं समझोगे तो उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, वो टेंट्रम्स थ्रो करेंगे काफी ज्यादा। क्योंकि स्पीच होना या अपनी बातें समझाना बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए, तो इन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा एक और साइन है जो मैंने देखा था कि ये बच्चे इमोशंस नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि आप 1.5-2 साल के बच्चे को ही लो, अगर मम्मा रो रही है तो वो बच्चा आपके पास आएगा, वो आपके, भले वो बोलता नहीं हो लेकिन वो आपके इमोशंस को समझेगा कि आपकी माँ उदास है, वो रो रही है, वो आपके आंसू पोंछेगा। लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं करते। स्पर्श के केस में भी मैंने देखा था कि जब मैं रोती थी या मैं उदास होती थी तो वो आता था, बस उसको जो चाहिए था वो चाहिए था, वो जिद करता था, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उदास हूँ, मैं रो रही हूँ। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि इसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं यही सोचती थी कि कितना सेल्फिश है ये, इसको बस अपने से मतलब है, इसकी अपनी चीजें पूरी होनी चाहिए, मतलब मुझसे तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। फिर बाद में पता चला कि ऐसा क्यों करता है ये। तो सिम्टम्स इन सब जो के रेड बीच फ्लैग्स होते हैं एक वो। इन हाँ सब जी। के बीच एक सवाल निकलता है सलोनी जी की, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप्स पेरेंट्स को क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको ये इसमें से कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ पता नहीं है कि आपको किसके पास जाना है, ठीक है? क्योंकि आप एज अ पेरेंट आपको इतना नहीं पता है कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन क्या होता है या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए और उसको ये रेड अलार्म्स बताइए कि मेरे बच्चा ये नहीं करता है। तो वो आपको, जो आपके नजदीकी के जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होंगे या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट होंगे या जो भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो उनके पास आपको भेजेंगे। तो वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर है
या आपके बच्चे को दूसरे कोई न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, वो आपको बताएगा और वो बताएंगे कि आपको फिर आगे क्या करना है, आपको थेरेपी स्टार्ट करना है, आपको मेडिसिन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले पेरेंट्स इनके पास जाए। अगर आपसे समझना चाहें तो बेहतर क्या होता है, मेडिसिन से अपने बच्चों को ठीक करना या फिर एक्टिविटीज जैसे आपने बताया, इन दोनों चीज में बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? एक्चुअली ये कोई एक चीज से नहीं ठीक हो सकता है, सब कुछ एक समान चलनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत हाइपर हैं, तो आप उनको बिठाओगे या थेरेपी से बिठाएगा तो वो नहीं बैठेंगे, बहुत मुश्किल होता है। या कुछ बच्चों का स्लीपिंग इशू होता है, वो रात रात भर जगते हैं या ऑकवर्ड टाइम पे सोते हैं, ऑकवर्ड टाइम पे उठते हैं, बहुत ही हाइपर होते हैं। तो इन बच्चों में मेडिसिन काफी अच्छा असर करता है। तो आप आपके जो डॉक्टर है वो आपको कुछ मेडिसिन लिख सकते हैं, तो आप प्लीज उन पे बिलीव कीजिए और उन वो मेडिसिन चलाइए ताकि बच्चे का हाइपर एक्टिविटी थोड़ा कम होए और उसकी लाइफ थोड़ी नॉर्मलाइज होए और वो बैठे और अपनी थेरेपिस्ट की बात सुने। और थेरेपिस्ट को भी बढ़िया रहेगा कि ये बच्चा उसके साथ बैठ के काम करेगा, धीरे धीरे सीखते हैं और ये बच्चे सीखते जरूर हैं। और आप उसके अलावा बहुत सारे घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करो कि जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज कराओ, तो आप जाओ जी। वहाँ पे, देखो कि वो क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं। जैसे कि आपने घर पे भी स्टार्ट किया, तो आपसे बच्चा नहीं कर रहा है, तो आप थेरेपिस्ट को देखो कि वो कैसे करा रहे हैं। अच्छा ये ऐसे करा रहे हैं, शायद मैं भी ऐसे कराऊंगी तो ये अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसे आप उनको देखो और वही वही चीज घर पे जो भी पॉसिबल हो सके, थेरेपिस्ट से बातें करो, पूछो और वो चीज घर पे कराओ। क्योंकि आप कराओगे तो बहुत ही फायदा होता है बच्चों को। साथ साथ थेरेपी भी चलता रहे और आप भी घर पे कराओ, साथ साथ मेडिसिन भी चलता रहे, सब एक साथ मिलके असर जरूर दिखाते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइज जो कि ऑटिज्म में मददगार साबित हो, आपसे समझना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है, मैंने पहले भी बताया कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग डिमांड होती है। सेंसरी इश्यूज सभी बच्चों के अलग अलग सेंसरी इश्यूज होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चा विजुअल लेता है, कुछ बच्चा टैक्टाइल लेता है, कुछ बच्चा को ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है, कान बंद करने की प्रॉब्लम होती है। तो वो आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से आप पूछो कि आपके बच्चों को क्या क्या ये इशू है, वो क्या क्या कराते हैं। ठीक है। फिर वो आप उनसे पूछो कि मैं इसके लिए घर पे क्या क्या करा सकती हूँ। तो वो मान लो कि मेरा बेटा विजुअल लेता है, तो वो विजुअल के लिए मुझे मेरे ओटी वाले ने बताया, ओटी सर ने बताया कि आप इससे लाइट से कराओ। तो मैंने टॉर्च लिया और बच्चे को ऐसे ऐसे करके ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, वो वाली एक्टिविटी करवाई। तो उससे मैंने देखा कि काफी फर्क है अगर मैंने डेली बेसिस पे उसको करवाया तो। उसके अलावा बॉल को टारगेट हिटिंग, कोई एक बकेट ले लो और छोटे छोटे अलग अलग कलर्स के बॉल ले लो और आप उनसे ना कहो कि उस बकेट में डालो, उस बकेट में फेंको और उससे कलर भी साथ साथ पूछते जाओ, काउंटिंग भी कराते जाओ। तो इससे बच्चे की लर्निंग भी हो रही है और उसका सेंसरी जो वो ले रहा है उसमें भी बहुत फर्क होता है। क्योंकि देखिए जो सेंसरी इश्यूज होते हैं बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चों में काफी होते हैं, और जब तक ये सेंसरी इश्यूज रहेंगे ना तब तक बच्चा का लर्निंग प्रोसेस थोड़ा कम रहेगा। इसलिए सेंसरी इश्यूज के लिए आप अपने ओटी से बात करो। जैसे कि इसमें क्या होता है कि बच्चे चीविंग करने का प्रॉब्लम होता है, बच्चे खाना नहीं चबाना चाहते हैं। बच्चे तो क्या मदर क्या करती है कि ग्राइंड कर करके खिलाती रहती है, क्योंकि वो कहती है खाता ही नहीं तो क्या करे। लेकिन अगर ये समझो ना कि चीविंग क्यों नहीं कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको ओरल मोटर एक्टिविटीज कराओ। जैसे कि अगर बच्चा चीविंग नहीं कर रहा है तो वाइब्रेटर ब्रश आते हैं, आप उससे ब्रशिंग करवाओ। अपने ओटी वाले से पूछो कि और मैं क्या क्या करा सकती हूँ, तो उससे बच्चा चीविंग करने लगेगा, तो वो खाना भी खाने लगेगा। क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन देना भी जरूरी होता है। बच्चा अगर बहुत कम खा रहा है तो फिर वो अच्छा काम भी नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। उसके अलावा और भी बच्चों में जो जो इश्यूज हैं उन पे काम करो। जैसे कि बच्चा बोल नहीं रहा है, एक वर्ड भी नहीं निकाल रहा है, तो बच्चे का क्या होता है कि आप मसाज कराओ। आप मॉइस्चराइजर लेकर के, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं उनसे देख करके आप करा सकते हो। ऊपर ऊपर आपका यहाँ पे मसाज कराओ, फिर हनी लेके आप अंदर से टीथ का या गम्स का मसाज कराओ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर टंग मूवमेंट के लिए भी हनी का इस्तेमाल किया जाता है। हनी लेके बच्चे यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बच्चे को टंग को और बच्चा
करो, ऐसे करो, तो वो करेगा। तो उसे टंग मूवमेंट भी आप डेली बेसिस पे करोगे तो उसे टंग मूवमेंट भी आता है। फिर स्पीच के लिए ब्लोइंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैंडल लो, कैंडल को ब्लो कराओ, उसको जोर से ब्लो करवाओ, थोड़ा दूर से ब्लो कराओ। बलून्स ले लो, अब गरीब बलून्स तो रहते ही घर में, बलून्स ब्लो करवाओ। बांसुरी है, बांसुरी बजवाओ। जितना ब्लोइंग एक्टिविटीज इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट डेली की एक्टिविटीज कराओगे, उससे बच्चे को बहुत फायदा होता है। ये हो गया स्पीच का। फिर सेंसरी इश्यूज के लिए आप बहुत सारे एक्टिविटीज करा रहे हो। फिर आपका बच्चे का फाइन मोटर, क्या होता है कि इन बच्चों का ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रॉस मोटर स्किल का प्रॉब्लम है तो आपके घर का के पास जो पार्क है वहां ले जाओ, डिफरेंट तरह के स्विंग्स कराओ, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। बच्चों को मिट्टी में खेलने दो ताकि उनका जो सेंसरी स्टिमुलेशन वो कम हो और उनको मजा भी आएगा, आप भी उनके साथ इंजॉय करोगे। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें ताकि वो बच्चे को समझेंगे और बच्चा भी उनको समझेगा। समझने पे ही आगे कुछ हो सकता है, वरना तो फिर बहुत दिक्कत है। और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स का दिक्कत है तब घर में बहुत सारी एक्टिविटीज आप करवा सकते हो। जैसे कि आप राजमा ले लो, छोला ले लो, या डिफरेंट तरह के दालें ले लो और 3 तरह की कटोरी ले लो। बच्चे को बेटा राजमा इसमें रखना है, छोला इसमें रखना है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसको मजा भी आएगा क्योंकि एक्टिविटी वो उसके लिए तो गेम है। तो वो अलग अलग करेगा तो इससे फाइन मोटर स्किल्स अच्छे होंगे। फिर बहुत सारी होती है, जैसे कि चम्मच रखने का स्टैंड होता है, उसके पीछे आप देखोगे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसको पलट के आप क्या करो कि उसमें स्ट्रॉज डलवाओ, काउंटिंग भी करवाते रहो, डलवाते रहो। तो ये भी फाइन मोटर स्किल्स के अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे को जब तक आप इन एक्टिविटीज को नहीं कराओगे फिर बच्चा पेंसिल होल्डिंग बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जब ये फाइन मोटर स्किल बच्चे का अच्छा हो जाए तो आप क्या कराओ कि उसको प्री राइटिंग कराओ, उसको मैक्सिमम स्क्रिबलिंग करने दो, उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जितना हो सके पेजेस लाओ, बुक्स लाओ और उसको खुद ही ज्वाइन करने दो। पहले स्केच पेन से स्टार्ट करो, फिर पेंसिल पे आओ। तो बच्चे को ये सब एक्टिविटी जो है ना फन मेकिंग लगना चाहिए। जैसे बच्चे को मुझे सिखाना है ABCD, मैं कितना भी सिखाऊंगी बेटा ये ए है, ए है, ए ऐसे लिखो, वो नहीं सीखेगा क्योंकि उसके लिए वो फन नहीं है, उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है मम्मा पढ़ा रही है बस। तो वो आप क्या करो कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मार्केट में एक्टिविटीज आती है, जैसे कि वुडन के आते हैं ABCD, तो आप वो लेके आओ, उनसे लगवाओ। ऐसे ऐसे एक्टिविटीज मैंने अपने स्पर्श की यूट्यूब चैनल पे भी डाले हैं और मैं आगे भी डालूंगी ताकि पेरेंट्स को हेल्प मिल सके कि वो और क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो वो लगाने से क्या होगा, बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा, वो धीरे धीरे खुद ही सारा सीख जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे ने कैसे सीख लिया, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे थे उसके लिए। तो उसके लिए फन बनाओ, प्ले बनाओ। आप जो भी उसके साथ बैठ रहे हो वो टाइम वो सीखेगा भी और उसके लिए मजा भी आएगा और आपको भी साथ साथ बच्चा करेगा तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग प्रॉब्लम में न्यूट्रिशन प्लान दिया जाता है, डाइट प्लान दिया जाता है, तो क्या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ न्यूट्रिशन प्लान या फिर डाइट प्लान है? देखिए मेरी जहां तक बात है, मैंने तो खैर अभी तक कोई डाइट ऐसा फॉलो नहीं किया है। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कैसीन फ्री और ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से बच्चों में बहुत फर्क दिखता है, उसके उनके बिहेवियर में फर्क दिखता है। ग्लूटेन फ्री का मतलब होता है कि बच्चे के डाइट में व्हीट नहीं हो, बच्चे के डाइट में और भी कोई ग्रेन्स ना हो, तो वो हो गया ग्लूटेन फ्री डाइट। और कैसीन फ्री डाइट वो हो गया जिसमें मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो। पर अगर हम बिल्कुल मिल्क का प्रोडक्ट बंद कर देंगे, अगर सब कुछ बंद कर देंगे तो बच्चा खाएगा क्या? वैसे भी ये बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, तो उनके भी अलग अलग दिए जाते हैं कि आप सबसे पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट जो होती है उनसे कंसल्ट करो कि उनके अलावा बच्चों को क्या क्या दिया जा सकता है। जैसे कि बच्चे को कोकोनट मिल्क दिया जाता है, कुछ बच्चों को सोयाबीन मिल्क दिया जाता है। तो आपको उनसे पहले कंसल्ट करके ही सारा कुछ आपका डाइट प्लान चलाना होगा, डाइट चार्ट बनाना होगा और उसी अनुसार देना होगा। जी। सलोनी जी, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा जनरली देखा गया है कि बहुत सारे स्कूल्स जो होते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों की एडमिशन नहीं लेते, वो परहेज करते हैं ऐसे बच्चों की एडमिशन लेने से। तो आपके नजरिए से ये बात कितने हद तक सही है या फिर गलत है? आपको भी ऐसा महसूस होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स की जरूरत होती है?
देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। यह एक रेनबो की तरह होता है। अब उस रेनबो में आपका बच्चा कहाँ फिट करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब बच्चा कहाँ पे है, ये नहीं किसी को पता ना, ये आपको पता है। अगर इसमें 3 तरह के कहते हैं कि ऑटिज्म होता है। एक माइल्ड ऑटिज्म होता है, एक मॉडरेट होता है ऑटिज्म होता है और एक सीवियर ऑटिज्म होता है। जो माइल्ड ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उनमें लक्षण होते हैं लेकिन बहुत हद तक कम होते हैं और थेरेपी वगैरह से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। वो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ने से लेके, लिखने से लेके सब कुछ कर सकते हैं। वो बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे कि अपना जो ऑटिज्म में जो ऑटिस्टिक बिहेवियर है, वो कोप अप भी कर लेते हैं। पता ही नहीं चलेगा लोगों को, लेकिन हाँ, थोड़ा तो कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो सारा काम कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब आप बताइए कि ये बच्चे जो सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप स्कूल में ही उनको एडमिशन नहीं दोगे, तो वो कैसे पढ़ेंगे? हमारे गवर्नमेंट का भी रूल है कि जो सर्व शिक्षा अभियान भी चला रहे हैं कि शिक्षा सबके लिए होती है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों कुछ स्कूल वाले ये समझ नहीं पाते हैं कि आप इन बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो वो जाएंगे कहाँ? मैं मानती हूँ कि स्कूल वालों को भी प्रॉब्लम होती है, उनको ये लगता है कि बच्चा बहुत हाइपर होगा, ये बैठेगा नहीं, ये ऐसा नहीं है। उन बच्चों की अगर थेरेपी चल रही है, काम अच्छे से चल रहा है, तो वो सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, वो क्लास में सिटिंग भी देंगे, वो आपको सारा काम करके दिखाएंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि इन बच्चों को जिनमें कम प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में डालना चाहिए पेरेंट्स को, और स्कूल वालों को भी लेना चाहिए एडमिशन। और मैंने ये भी देखा है कि स्टार्टिंग में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन 4th-5th तक आते-आते वो मना कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर 4th-5th तक बच्चा चला जाता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो स्पेशल स्कूल में भी एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो स्कूल वालों की ये गलती होती है कि इन बच्चों का एडमिशन लेने से वो कतराते हैं, परहेज करते हैं, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अगर आपका बच्चा सीवियर टू मॉडरेट है, तो आपका बच्चा फिर स्कूल में नॉर्मल बच्चों के बीच एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? वो हिटिंग करेगा, वो बाइटिंग करेगा। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से कि स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए, ताकि वो वहाँ उनका ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे सीखे, क्योंकि वहाँ समझने वाले लोग हैं उनको। जैसे कि बहुत से लोगों का कहना है कि ऑटिज्म की ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होती है। जो लोअर मिडिल इनकम क्लास के जो लोग हैं, अगर उनके बच्चे भी ऑटिज्म से पीड़ित है, तो वो क्या कर सकते हैं? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके जो कॉस्ट है बहुत हाई होते हैं। देखिए, थेरेपी का कॉस्ट होते हैं लगभग यहाँ पे तो 600 टू 1000 होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको एबीए लेना है तो आपको 5 डेज लेना पड़ेगा, ओटी लेना है तो 3 डेज। तो इसमें जो पेरेंट्स होता है, वो बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। जैसे कि आपने कोई भी चीज के लिए इंसान प्लान करके रखता है कि चलो हमें ये करना है तो हम इसके लिए पैसे, लेकिन ये ऐसी चीज होती है जैसे कि आपको अचानक से पता चलता है, तो आपके पास कोई फाइनेंशियल वो नहीं होता है, लेकिन आपको करना है अपने बच्चे के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इससे बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है किसी भी पेरेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल थेरेपी फ्री में मिलता है। जैसे कि मेरे पास में नोएडा में एनआईएचएम है, वहाँ मैं अपने बच्चे की स्क्रीनिंग करवाने के लिए गई थी। तो वो स्क्रीनिंग के साथ साथ वो थेरेपी भी देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो स्पीच थेरेपी भी देते हैं, वो बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देते हैं। इसमें इसमें सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें मदर को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि ओटी करा रही है, मैंने देखा कि मदर को सिखाया जाता है, ओटी मदर कराती है। तो अगर मदर ओटी करा रही है वहां पे, तो उसको पता है कि अपने बच्चे को कैसे कराना है। वो अगर वहां नहीं भी जा पाएगी तो वो घर पे आके कराएगी। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यही कहूंगी कि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप वहां लेके जाओ। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। आप वहां लेके जाओ, सीखो और कराओ, लेकिन बैठो मत कि हाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं जा नहीं सकती। जहाँ जो पॉसिबल हो आप वो करो अब अपने बच्चे के लिए। उसके अलावा आप ये कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ भी देखा है कि दूर बहुत लोग दूर दूर से आते हैं थेरेपी के लिए, लेकिन वो कंटिन्यूअस यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो क्या करते हैं कि 1-2 महीना रहते हैं, थेरेपी कराते हैं, और जो थेरेपिस्ट से होम प्लान ले लेते हैं, जो कि जो कि वो घर पे करा सकते हैं। थेरेपिस्ट से वो फोन के थ्रू या दूसरे थ्रू वो कांटेक्ट में भी रहते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप थेरेपी लो
और जब आप सीख लो तो आप घर पे कराओ उसको डेली बेसिस पे। और महीने में आप एक बार जाओ, उनसे कहो कि आप मैंने ये कराती हूँ और आगे मैं क्या कराना चाहती हूँ, और उनसे होम थेरेपी का वो ले लो और घर पे कराया करो। क्योंकि मदर इज द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर अ चाइल्ड। मदर जितना करा सकती है और जो सिखा सकती है, कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं सिखा सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको ऐसा करना है तो। आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहेंगे एज अ मदर कितना चैलेंजिंग होता है ऑटिस्टिक बच्चों की परवरिश करना। सच में बहुत चैलेंजिंग होता है एक ऑटिस्टिक बच्चे की परवरिश करना। सबसे पहले तो आपको ये पता ही नहीं है, स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं हो कि ऑटिज्म है, इसको इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चा वैसे बिहेव कर रहा है तो आप पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको गुस्सा भी आएगा, पता नहीं मेरी बातें क्यों नहीं समझता है। बहुत ही चैलेंजिंग होता है। फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप डायग्नोस होगा कि उसको ऑटिज्म है, फिर उसको थेरेपीज का चक्कर लगाना, आपको लेके जाना है। तो बच्चा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि वो तो अपने धुन में मस्त है, वो तो अपना खेल रहा है, तो क्यों उठा रहे हो आप उसको, यही लगता है। तो वो खेल रहा है या जो कर रहा है, आप उसको उठा के उसको थेरेपी पे थेरेपिस्ट के पास ले जाना है, तो बहुत ही टेंट्रम कभी कभी शो करता है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं स्टार्टिंग में स्पर्श को लेके जाती थी, तो कभी कभी इसका मूड नहीं होता था उठने का, नहीं जाने का। और थेरेपी का तो बिल्कुल टाइम फिक्स होता है, जैसे अगर 3 to 4 है तो 3 to 4 ही होगा। आप लेट करोगे तो वो आपका टाइम जाएगा। तो आपको उसे तैयार करना और उसे लेके जाना फिर बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। फिर आपका बच्चे को डायग्नोस हुआ, फिर समाज में ये बताना, फैमिली में ये बताना कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है, ये है क्या, समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक्चुअली पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है। और एक्सेप्ट नहीं करने के कारण वो सोशल लाइफ में अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या क्या वो फेस कर रहे हैं। तो इन बच्चों को बाहर निकालना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अगर बच्चा बहुत ही हाइपर है, तब शॉपिंग करने जाओगे या कुछ जाओगे, जैसे मुझे याद है कि मैं इसको जब ये बहुत छोटा था तो मैं इसको लेके जाती थी शॉपिंग करने के लिए, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे वापस बिना कुछ खरीदे ही वापस आना पड़ा है, क्योंकि ये कुछ खरीदने ही नहीं देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि पता नहीं ये क्यों ऐसे करता है, सब बच्चे तो शांत से रहते हैं, ये क्यों इतना भागता दौड़ता रहता है। तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है लोगों को बताना, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि कौन आपके बच्चे को क्या, ये पागल है, सनकी है, पता नहीं क्यों ऐसे करता है। तो ये सब सुनना बहुत ही बुरा लगता है एक माँ को। फिर भी एक मदर को चाहिए कि बहुत ही पेशेंस रखे और इस पे काम करे, क्योंकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो जरूर ही आता है। तो मेरे अनुसार से बहुत ही चैलेंजिंग होता है एक मदर का लाइफ, कि आपके घर में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, उसको संभालना, उसको उसको डे टू डे एक्टिविटी कराना, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट सीखते हैं बाकी नॉर्मल बच्चों से। तो हर कुछ सिखाना पड़ता है, हर कुछ बताना पड़ता है, तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है एक मदर के लिए। जी सलोनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑटिस्टिक बच्चों को घर में भी स्पेशल केयर एंड अटेंशन की जरूरत होती है, तो इसके साथ पेरेंट्स कैसे डील करें। वही मैंने ये बताया है कि चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग तो होता ही है, तो पेरेंट को बहुत ही पेशेंटली रहना चाहिए, बहुत ही पेशेंस से काम रहना चाहिए। क्योंकि आप खुद फ्रस्ट्रेट रहोगे तो आप बच्चे को कैसे फिर शांत अगर करोगे। पेरेंट्स फिर को तो हटाकर अगर हम यहाँ पे रिलेटिव्स को जोड़ना चाहें कि रिलेटिव्स इसके साथ कैसे डील करें, अगर दूसरे के बच्चे को ऑटिज्म है तो इसको किस रूप में देखें, इस लाइन पे, इस वर्ड पे आप क्या कहना चाहेंगी। क्योंकि बहुत से देखिए इन पे रिलेटिव समझते नहीं है इस बात को, और उनको प्रॉब्लम भी होती है, नहीं ऐसे है वैसे है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। रिलेटिव्स भी नहीं समझते हैं। खासकर मैंने ये भी देखा है कि कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जो हस्बैंड होता है वो वाइफ पे ही ब्लेम करने लगते हैं कि अरे तुमने तो बहुत ही मोबाइल दिखा दिया, इस वजह से ऐसा हो गया, तुम तो बस मोबाइल पे ही लगी रहती हो, इस वजह से ऐसा हो गया। रिलेटिव्स भी नहीं समझते हैं, उनको ये लगता है। तो आप ऐसा बोल बोल के मदर को और फ्रस्ट्रेट करते हो, क्योंकि सच मानिए कोई भी मदर ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो। उसको उसके उसका बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं अपने बच्चे को लेकर के, जो कि वो पूरा करना चाहती है। तो रिलेटिव्स को हो या घर के फैमिली मेंबर्स को हो या सोसाइटी को ही हो, उनको समझना चाहिए कि ये एक जेनेटिकल कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है, इसमें मदर की कोई गलती नहीं होती है।
इसमें उसका उनका कोई हाथ नहीं होता है, और ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। ये हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो न्यूरोलॉजिकल कारण हो। कुछ बच्चे कुछ करते हैं, कुछ बच्चे कुछ करते हैं, तो हम इग्नोर करते हैं ना उन चीजों को। तो बाकी सोसाइटी को या रिलेटिव्स को समझना चाहिए कि बच्चे में प्रॉब्लम है, बच्चे में काम हो रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और उनको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को, ये नहीं कि ये पागल है, ये तो ऐसे ही करेगा, ये तो वैसे ही करेगा, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। आप बच्चे को सपोर्ट करो, आप बच्चे से बातें करो, आप बच्चे से इंटरेक्ट करो, वो आपसे जरूर ही अटैच होगा, ये मैं कह सकती हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होकर के सामने आता है कि ऑटिज्म की ट्रीटमेंट क्या है? क्या ऑटिज्म को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है कि नहीं? पेरेंट्स इसको लेकर काफी कंसर्न होते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऐसा आप कहीं भी गूगल सर्च करोगे या कुछ भी करोगे तो ये साफ लिखा रहता है कि ऑटिज्म को क्योर नहीं किया जा सकता है। ये मैं भी मानती हूँ कि पूरी तरीके से तो क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफी हद तक इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है बच्चों में। तो जैसे कि आपको पता चले, आपका बच्चा डायग्नोस हो कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या वो एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनसे डॉक्टर से पूछिए कि आपको कहाँ जाना है, या अपने घर के आसपास जो अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास जाइए। तो सबसे पहला नाम आता है उसमें एबीए। एबीए जो होता है वो बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है। तो उससे बच्चे को बहुत स्टार्टिंग लेवल में जो बच्चा होता है, 2 ढाई साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनको एबीए से बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो जो जुड़े नहीं है ना इन्वायरमेंट से, उससे वो धीरे धीरे करके कनेक्ट होने लगते हैं एबीए से। उसके अलावा जो बच्चे की सेंसरी इश्यूज होती है, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओटी से बच्चा का सेंसरी इशू कंट्रोल होगा, तभी वो कुछ सीखेगा। मान लो कि आप एबी और ओटी दोनों एक साथ ही चलनी चाहिए मेरे अनुसार। अब ये दोनों स्टार्ट हो गया लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा है, तो उसके बाद बच्चे को स्पीच थेरेपी की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि बच्चे को वर्ड्स निकालने नहीं आते, बच्चे को साउंड्स निकालना नहीं आता है। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, वो बच्चे को सिखाएंगे कि कौन सा वर्ड कैसे निकालना है, कौन सा साउंड कैसे निकालना है। तो इससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। ये 3 तरह तरह की थेरेपी हो गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग लेवल में दी जाती है। उसके अलावा जो मेडिसिन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप दीजिए, जरूर दीजिए। कुछ लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उससे बच्चों को बहुत फायदा भी होता है, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वो पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके अलावा इन थेरेपी के अलावा प्ले थेरेपी होता है, म्यूजिक थेरेपी होता है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी होता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन है ऐसा कि आप इन तीनों थेरेपी के अलावा भी ये करा सकते हो, तो आप जरूर कराइए। पर प्राइमरली एबीए, ओटी और स्पीच पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, और बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, बच्चे के साथ खेलिए और बच्चे को सिखाइए जो भी आप सीख रहे हो। अगर इस स्पर्श की बात की जाए तो इन्फेंट से लेकर अभी तक स्पर्श में आपने क्या-क्या बदलाव देखे हैं और क्या-क्या डेवलपमेंट देखे हैं? स्पर्श की अगर बात की जाए तो एक्चुअली स्पर्श बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड के रूप में हुआ था। मेरा सिजेरियन ही हुआ था ये। तो इसने ये टाइम से रोया भी था। इसने सब कुछ टाइम से, सारे इसके माइलस्टोन टाइम से ही स्टार्ट हुए थे। इसने टाइम से सिटिंग क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया था। इसने वॉकिंग भी 1.25 साल में स्टार्ट कर दिया था। तो ये बातें भी सारी सुनता था, नीम रिस्पॉन्ड भी करता था, ये सब कुछ करता था। तो हमें ऐसा कुछ इशू लग नहीं रहा था कि है, लेकिन ये बहुत हाइपर था, बहुत हाइपर एक्टिविटी थी इसमें, ये भागता दौड़ता रहता था। लेकिन बाकी चीजें थी तो हमें लगता था कि ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा कंसर्न हुई, तो 2 साल का जब ये हुआ तो मैं डॉक्टर के पास, जब हम 2 साल में जनरली बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, तो हम भी वैक्सीनेशन के लिए गए। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि पता नहीं ये ना बहुत हाइपर है, भागता दौड़ता रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि प्ले स्कूल में डाल दो, ठीक हो जाएगा। हमने सोचा कि ठीक है भाई, प्ले स्कूल में डाल के देखते हैं। फिर 2.25 साल में हमने प्ले स्कूल में डाल दिया। जब 5-6 महीने में भी देखा कि मैंने कि कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, उस समय तक स्पर्श की स्पीच 2.5 साल में थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी। पापा मम्मा बाबा दादा दादी भैया सब बोलता था। गिर गया, चोट लग गया, विकेट, ये सारे 1 1 2 2 वर्ड ये बोलने लगा था।
लेकिन क्या था कि आगे नहीं बढ़ रहा था। जैसे मेरा मेरा एक बड़ा बेटा भी है, तो उसका मुझे याद है कि उसने भी लेट ही स्टार्ट किया था बोलना, लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया था, तो तुरंत ये 1-1 वर्ड से 2-3 महीने में 2-2 वर्ड, और मतलब जल्दी ही 3-4 महीने में ये सेंटेंसेस अच्छे से बोलने लगा था। पर ये वो आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने प्ले स्कूल में भी पूछा, प्रिंसिपल से बात करी, उनसे बात करी, टीचर से बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है, बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है। उन्होंने भी ऐसा कंसर्न नहीं जताया कि इस पर्स में प्रॉब्लम है या क्या है। फिर मुझे मुझे पता नहीं क्यों अपने दिल में शक हो रहा था, क्योंकि मैं जब उसको लाने जाती थी तो बाकी बच्चे जैसे अपने दादी को या मम्मा को देख के बहुत ही खुश होते थे, वो दौड़ के आ जाते थे। ये मेरे पास आता था, खुश होता था, पर स्विंग करने चला जाता था। मैं जब बोलती थी घर चलो, हाथ पकड़ के चला भी आता था, कोई जिद नहीं करता था। जब ये रास्ते में जाता था तो एक दुकान होती थी टॉफी की, ये कोई जिद नहीं करता था। बाकी बच्चों को मैं देखती थी कि जिद कर रहे हैं टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं, मतलब बड़ा सीधा बच्चा है, ये कुछ जिद नहीं करता है। फिर जब ये 3 साल का होने वाला था, तब मुझे लगा कि पता नहीं ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि इसको दूसरे पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पीडियाट्रिशियन का नहीं ठीक लग रहा है, ये कुछ बता नहीं रहे हैं। तो फिर जो बड़े वाले का जो पीडियाट्रिशियन थे, मैं उनके पास गई। उन्होंने देख के ही बोला कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा हाइपर है। तो उन्होंने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट का एड्रेस दे दिया कि आप उनसे जाकर मिलो, वो आपको बताएंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है भी कि नहीं है। फिर हम उनके पास गए। उन्होंने बताया कि इसमें तो ऑटिज्म के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन सारे सिम्टम्स नहीं है इसमें। तो ऐसा कीजिए कि आप थेरेपी स्टार्ट कीजिए, हम धीरे-धीरे देखते हैं कि क्या है इसमें। फिर थेरेपी स्टार्ट हो गई इसकी। मतलब हमें ये लगा कि क्योंकि मैं जब गूगल सर्च करती थी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इतना ज़्यादा उसमें कुछ लगता नहीं था। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, है भी कुछ प्रॉब्लम तो कुछ में थेरेपी चलेगी, ठीक हो जाएगा, मुझे यही लगता था। मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ कि थेरेपी स्टार्ट भी हो गई थी, 2-3 महीने के बाद स्पर्श ने धीरे-धीरे करके बोलना बंद कर दिया। कुछ भी नहीं बोलता था, सुनना बंद कर दिया, नेम रिस्पॉन्ड बंद कर दिया और अपनी ही दुनिया में खोने लगा। वो ऐसे करके दिन भर पूरे दिन ऐसे-ऐसे फिंगर देखता रहता था, कुछ माँगता नहीं था। तो मुझे जो ऑटिस्टिक सिम्पटम्स मैं पढ़ती थी और लगता था कि मेरे बच्चे में नहीं है, वो मुझे साफ दिख रहे थे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका बच्चा बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, नेम रिस्पॉन्ड कर रहा है और अचानक से वो करना बंद कर देता है। मतलब पूरे दिन मैं इसी परेशानी में रहती थी कि अब मैंने क्या गलती कर दी? मैंने तो थेरेपी भी स्टार्ट करा दी है। अब इसको हो क्या गया है? इसको प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात? बिल्कुल समझना, सोचना, समझना उसने बंद कर दिया। फिर मैं बहुत डर गई। फिर मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ लेके गई, वहाँ डॉक्टर प्रवीण कुमार से मिली। तो उन्होंने मुझे बताया, वो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि इसको ऑटिज्म है और ये रिग्रेशन में चला गया है। मैंने कहा अब ये क्या है? ऑटिज्म ही पहले समझने में इतना टाइम लगा, अब ये रिग्रेशन क्या होता है? फिर उन्होंने बताया कि रिग्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म। ऐसा होता है, बच्चे कि सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख के फिर धीरे-धीरे करके भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा फिर से नहीं सीखेगा, लेकिन आपको थेरेपी कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। फिर तो मेरी जो हालत थी 2-3 महीने तो मैं रो-रो के गुज़ारी हूँ अपने बच्चों को देख-देख के कि ये करता था, ये करता था, अब ये क्यों नहीं करता है? क्या हो गया इसे? फिर मैंने फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, काम हुई। मैं योगा करती थी पहले भी, फिर से मैंने योगा वग़ैरह स्टार्ट किया, अपने आप को शांत किया और फिर पेशेंटली मैंने इस पे काम किया। मैं थेरेपी से ज़्यादा सवाल नहीं करती थी कि ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? बहुत पेरेंट्स ये होते हैं कि स्टार्टिंग में ही जाके, "ये बोल क्यों नहीं रहा है? इतने दिन हो गए।" ये बच्चा नहीं बोलेगा ना अभी तुरंत, जब तक ये एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं होगा, नहीं बोलेगा। तो फिर मैं धीरे-धीरे मैं थेरेपिस्ट से देखती थी कि वो क्या करते हैं, फिर मैंने घर पे भी कराना चालू किया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मेरे से कनेक्ट होने लगा, एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने लगा और जो उसने चीज़ें खो दी थी, वो धीरे-धीरे उसमें फिर से वापस आने लगी। वो चीज़ों को समझने लगा, मेरी बातों को समझने लगा और धीरे-धीरे मेरा बच्चा वापस आने लगा अपनी समझदारी बढ़ा के। लेकिन इसमें स्पीच नहीं आ रही थी। तो लगभग 5-6 महीने 7 महीने थेरेपी के हो चुके थे, तो मुझे लगा कि शायद इसको स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत है। तो मैंने स्पीच थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट किया।
इसकी वीक में 5 डेज एबीए चलती थी, 3 डेज ओटी चलती थी और 3 डेज मैंने स्पीच भी स्टार्ट करवा दिया था। स्पीच थेरेपिस्ट के आते ही ये इसने वर्ड्स उन्होंने बहुत निकलवाने की कोशिश करी, पर इसने क ब न साउंड नहीं निकाला। मुझे याद है कि सबसे पहले इसने जो वर्ड बोला था वो था बॉल। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो ये बॉल बोल रहा है, जो कि ये भूल चुका था। ये सारा कुछ बोलता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इसने सारा कुछ जो बंद कर दिया था, उसने बोला बॉल। फिर तो डेली कुछ ना कुछ नए नए वर्ड्स बोलता था, रिपीट करता था, बॉल, कैट, मम। उसने मुझे मम्मा बोला, पापा को पापा बोला। तो फिर से वो वापस आने लगा था और बहुत कुछ बोलने लगा था। तो फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते गए और मैंने घर पे भी इसकी थेरेपी जो भी मैं कर सकती थी वो स्टार्ट कर दिया था करना। और काफी पॉजिटिव इफेक्ट है इसके, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अब मेरा बेटा सब कुछ समझता है, सब कुछ अपनी बातें बता सकता है, दो दो तीन तीन वर्ड में कनेक्ट भी करता है मुझसे, सारी बातें अपनी बताता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे कि जब वो भूल गया था बोलना, तो जब वो मांगने की कोशिश करता था तो मैं समझ नहीं पाती थी, तो वो गुस्सा हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो अब वो बात नहीं है, वो अपनी चीजें सारी बता लेता है, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं उसे दे देती हूँ तो खुश हो जाता है कि चलो मेरी बात वो मम्मा मेरी समझ रही है। और अपने भाई के साथ भी, अपने सिबलिंग के साथ भी वो अच्छे से खेलता है, जो कि उसने बिल्कुल बंद कर दिया था खेलना। और अपने पार्क भी ले जाती हूँ तो बच्चों के बीच में जाता है, बच्चों के बीच में खेलता है। तो जो वो सारे एक्टिविटीज कर रहा है जो उसके एज के बच्चे करते हैं। थोड़ा राइटिंग का इशू है तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। बाकी सोशलाइजेशन में वो काफी बेटर हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑटिस्टिक बच्चों का इसी चीज में रहता है। सलोनी जी, आपने स्पर्श का यूट्यूब चैनल भी खोला है, इसके पीछे क्या रीजन है? सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी हाँ, मैं स्पर्श के नाम से एक यूट्यूब चैनल खोला है। इसमें मैं समाज में अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। जैसे कि 2 अप्रैल को क्या है कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। मैं ये हाँ जी। तो मैं सिर्फ उसी दिन ही नहीं लोग ये समझें कि ऑटिज्म क्या होता है। जैसे कि मैंने भी फेस किया है ये प्रॉब्लम, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, तो आप उसको किसी को बताओगे कि मुझे डायबिटीज है तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर किसी को ऑटिज्म है, आप दूसरे को बताओगे कि उसको मुझे ऑटिज्म है या मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, वो नहीं समझेगा। तो अगर समाज में अवेयरनेस रहेगा, लोग जानेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है, तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो मेरा यूट्यूब रन करने का मेन पर्पस ऑटिज्म के प्रति अवेयरनेस फैलाना है। इसमें मैं और पेरेंट्स को गाइड दूंगी कि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। इसमें बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं स्पर्श ने जो खुद किए हैं, जो कि स्पेशल नीड किड है। तो जब वो कर सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता है। मैं पेरेंट्स को भी गाइड करूंगी, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी कि आप मान लो जो थेरेपी जो बहुत कॉस्टली है, या पेंडेमिक से हम नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, मैं भी अभी बिल्कुल भी नहीं लेके जा पा रही हूँ स्पर्श को कहीं भी। तो मैं घर पे ही जो कराती हूँ सो कराती हूँ। तो मैं घर पे कराती हूँ तो वो मैं वीडियोस डालूंगी, मैं बताऊंगी आपको कि आप कैसे कराओगे, अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करोगे, अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे। तो जो जो बहुत सारे महंगी महंगी थेरेपीज हैं, तो उनसे आप अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप इस चैनल के थ्रू आप सीख पाओगे कि अपने बच्चे को आप क्या क्या करा सकते हो। और यकीन मानिए कि अगर आप अपने बच्चे पे काम करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सलोनी जी, जैसा आपने अवेयरनेस की बात की, अवेयरनेस तो हम आप बात करके फैला ही रहे हैं, लेकिन अगर सरकार से अगर अपेक्षा की जाए तो सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ऑटिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, आपके नजरिए से? सरकार तो खैर कदम उठा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि देखिए बड़े शहरों में तो है, जैसे कि मैंने आपको एनआईएचएम का नाम बताया, या या दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं। लेकिन क्या है कि मैंने ये देखा है कि छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हो भी जाता है तो आपके पास ऐसा कुछ है नहीं कि आप कर सको। तो सरकार को भी चाहिए कि उन शहरों में, छोटे शहरों में या मतलब कि एक जिले लेवल पे ही ऐसा बनाए कि जिसमें बच्चे की स्क्रीनिंग हो
और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे थेरेपीज अवेलेबल हो, जो कि पेरेंट्स या मदर जा करके करा सके, मदर को भी सिखाए, मदर को भी ट्रेन करें ताकि वो घर पे सिखा सके। तो यही मैं गवर्नमेंट से वो करना चाहती हूँ कि आप हर शहर में आप एक एक एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी सेंटर खोलिए ताकि पेरेंट्स को फायदा पहुंचे। सलोनी जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारियां मुझे समझने को मिली और मेरे दर्शकों को भी आशा करती हूँ कि बहुत सारी चीज समझने को मिली होंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका बच्चा स्पर्श जल्द ही ऑटिज्म को मात दे और अपने कर्मों और सफलता द्वारा हमारे समाज और देश को गौरवान्वित करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्नेहा जी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ। अगर आपका बच्चा भी ऑटिज्म से पीड़ित है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। बस जरूरत है निरंतर प्रयास और धैर्य की। आप जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। न्यूज़ प्लस 24 के साथ बने रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।